कुछ ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्याराधना अकेडमी। 2025 में जनवरी सेशन में जो जेई मेंस के पेपर कंडक्ट हुए हैं उनका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स पार्ट को डिस्कशन करेंगे। तो 23 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हुआ है उसका अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अब इस पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो डाउटफुल हैं, जिनके ऊपर कई लोगों ने सवाल रेस करा है, विच शुड बी गिवन एज बोनस। ठीक है, तो वो वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है, और किस वजह से दिक्कत आ रही है। तो अब देखिएगा, ये हमारे सामने पेपर है, दिस इज द पेपर विच हैज बीन रिलीज्ड। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है मॉडर्न फिजिक्स का। अब देखिए, कहता है सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कुछ मास दिया हुआ है 10 की पावर -30 और इसकी वेलोसिटी है 2.21 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, और कहता है इसको मैटर वेव मानो। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये किस पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमारे को मालूम है मैटर वेव में वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने बोला था h/mv। ठीक है, दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब हमारे को h का वैल्यू जो यूज करना है वो दिया है 6.63, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय mv। मास पता है, वेलोसिटी पता है, 10 टू द पावर -30 इंटू वेलोसिटी 2.21 इंटू 10 टू द पावर 6। आप देख सकते हैं ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 3। ये -30 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। ये ऊपर जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आ गई वेवलेंथ। अब हम लोग जानते हैं कि 10 की पावर -10 जो होता है इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो वेवलेंथ बनेगी 3 एंगस्ट्रॉम। अब ऑब्वियसली इतनी छोटी वेवलेंथ है, तो अगर आपने एक्सरे के सवाल करे हैं तो आपको पता होगा कि ये वाली वेवलेंथ रेंज एक्सरे में आती है। इसका मतलब ये पार्टिकल बिहेव करेगा लाइक एक्सरे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक वेवलेंथ की रेंज का टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, तो वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर हमने एक्सरे के जितने भी सवाल करे हैं तो उसका वेवलेंथ इसी रेंज में होता है, तो 3 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ मतलब एक्सरे होगी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टॉरिशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस पूछ रहा है। तो हमारे को पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है टॉरिशनल कांस्टेंट इनटू थीटा। अब थीटा के अपने कोई डायमेंशन नहीं होते, तो इसका मतलब टॉर्क और टॉरिशनल कांस्टेंट दोनों के डायमेंशन होंगे सेम। तो टॉर्क का डायमेंशन होता है ml² t-2। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टॉरिशनल कांस्टेंट। तो ml² t-2 करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरे में इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आपको पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी जो होता है उसका वैल्यू होता है NAB डिवाइडेड बाय टॉरिशनल कांस्टेंट K। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो होता है NAB डिवाइडेड बाय K इंटू R। R का मतलब रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि कहते हैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया, अगर उसको इंक्रीज कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं कि जो वायर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एक लूप की जगह 2 लूप की वायर लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, लेकिन जो वायर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले वायर एक ही टर्न में आ रही थी, पहले वायर एक ही टर्न बना रही थी, तो रेजिस्टेंस R। अगर 2 टर्न बनाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और सेम रेशियो में बढ़ेगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक तरह से। अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन सेम। इसका मतलब इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स टू 2n, तो डबल कर दिए नंबर ऑफ टर्न्स, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल होगी नहीं, टर्न्स बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस भी डबल।
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी सेम। तो ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, सी गलत है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं शंट लगा के, सही बात है। लार्ज वैल्यू होती है शंट की, नहीं, शंट की वैल्यू स्मॉल होती है, तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। करंट सेंसिटिविटी डिपेंड इनवर्सली ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिर्फ ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बनेगा ए एंड बी ओनली। क्लियर, आगे चलते हैं। नाउ अब देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर बताया जा रहा है वो ए बाय आर की वैल्यू 3 के अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है, बट इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू आर से बड़ी है, ए की वैल्यू आर से बड़ी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस डायपोल के अंदर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी काफ़ी लंबा है, तो अब इसको समझ लेते हैं कि क्या कंडीशन होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम अज्यूम कर लें, पहले अज्यूम कर लें कि ये एक छोटा सा डायपोल है, तो ये पॉइंट एक्सटर्नल हुआ। अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां से पहले वाले से डिस्टेंस होगा आर माइनस ए, और दूसरे वाले चार्ज से इसकी दूरी होगी आर प्लस ए। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इन दोनों की बन गई, जो ये वाले दो है। उसके बाद नीचे वाले दोनों चार्जेस पे आते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा के क्यू बाय, ये आर है ये ए है, इसको मान लेते हैं जेड, तो के क्यू बाय जेड स्क्वायर, नेगेटिव वाला इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा के क्यू बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बराबर है। अब मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा, तो इधर की तरफ में बन जाएगी के क्यू बाय जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे 2 कॉस थीटा। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगनी चाहिए, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दिस मीन्स के क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू बाय जेड स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख सकते हो ट्राइंगल से राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा विल कम आउट टू बी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बाय जेड। अब आप यहाँ से देखिएगा, इसको के क्यू सब जगह से कैंसिल कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस। तो यहाँ तक हमने इक्वेशन फॉर्मेशन करी है, अब मैं इसको दूसरी जगह पे कैलकुलेट करता हूँ, तो देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो 1 बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है? अब मैं इसको क्लियर करता हूं और मैं इधर आता हूं, थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे रफ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2a डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया था, इसको इधर ले आएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा 4ab, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। दिस विल बिकम 4ra डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का पावर 2, दिस इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का पावर 3/2। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ से 2 है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2r बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लंबा चला जाता है, दिस बिकम्स वेरी वेरी लॉन्ग, ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाता, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाता है।
तो इसी वजह से इसको बोनस माना गया, इसी वजह से इसको बोनस माना गया है। कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी बन रही है कि 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2 इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको, इस इक्वेशन को आर और ए के टर्म्स में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर कॉमन लिया तो स्क्वायर होगा तो आर की पावर 4 बनेगी, 2r डिवाइडेड बाय आर, दिस विल बिकम 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और यहाँ पे बन जाएगा आर क्यूब। आप देख सकते हैं ये वाला एक आर कैंसिल होकर आर क्यूब और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं करी जा सकती क्योंकि इसमें पावर 4 बनेगी, डिग्री 4 की इक्वेशन बनेगी, तो ये बहुत लंबा सोल्यूशन इसका जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं यही कह रहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये इस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलेंगे, मूविंग अहेड। अब देखते हैं अगले वाले को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, सेंटर ऑफ मास का सवाल है। एक बड़ी डिस्क है जिसका रेडियस है 20, उसके अंदर से एक छोटा सा होल काट लिया जिसका रेडियस है 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस कट कर लिया, तो इसका मतलब बड़े वाले का रेडियस 20, उसमें से छोटा सा होल कट किया है जिसका रेडियस है 5। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू पूरी डिस्क माइनस जो छोटा वाला हिस्सा कट किया है। अब बड़े वाले का रेडियस है 20, छोटे वाले का रेडियस है 5, तो अगर इसको r मान लूं तो ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, इसका मतलब अगर बड़े वाले का मास होगा m तो इसका होगा m/16, क्योंकि सही है 1:4 का रेशियो है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डिस्क है ना, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर रेडियस में 1:4 का रेशियो है तो मास में 1:16 का रेशियो होगा। दिस मीन्स, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं इसका मास होगा m, तो इसका मास होगा m/16। अब हम कह सकते हैं इसका बचा कुचा मास होगा m माइनस m/16, यानी कि 15m/16। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल टू इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0,0 माइनस, क्योंकि इसको हटाना है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से डिस्टेंस है 20 और इसका खुद का रेडियस है 5, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 15, दिस विल बिकम 15,0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट 0 वैसे भी आएगा, तो 15mx डिवाइडेड बाय 16, यहाँ से 0 हो गया, माइनस m इंटू 15/16, तो ये 15 कैंसिल, 15 कैंसिल, m कैंसिल, 16 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, x की वैल्यू -1। इसका मतलब ये वाली जो डिस्क है इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितना पीछे होगा, 1 सेंटीमीटर पीछे होगा सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट आया है 1 -1, तो 1 सेंटीमीटर पीछे होगा, आंसर बनेगा 3rd। ये क्वेश्चन तो आपने सबने अपने अपनी नोटबुक में करा ही होगा, बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कभी कभी r/2 ले लेते हैं, यहाँ पे r/4 लिया है बस, और कोई फर्क नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये फिर भी अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन। अब इस सवाल के अंदर एक कैपेसिटर है, तो जैसे ही की क्लोज करते हैं कैपेसिटर में शुरू में चार्ज होता है 0, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इट बिहेव्स लाइक अ वायर। वायर का मतलब क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो कैपेसिटर शुरू में ऐसा लगता है कि वायर जैसा है, वायर जैसा शॉर्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो चार्ज उसमें कोई स्टोर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, तो वायर की तरह शुरू में बिहेव करता है एट टाइम t इक्वल टू 0, शुरू में जब इसको की को क्लोज करा है। तो अब इस केस में देयर विल बी नो करंट, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो जब ये t इक्वल टू 0 है तो ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगी R और ये बनेगी 5 वोल्ट की बैटरी। तो कैपेसिटर की जगह मैंने वायर लगा दी। अब इस सर्किट के अंदर करंट जो होगा वो होगा 5/R, तो अच्छा खासा करंट है, अच्छा खासा करंट है। काफी देर हो जाएगी, काफी देर हो जाएगी, तो फिर ये कैपेसिटर बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होती है। शुरू में सबसे ज्यादा करंट होता है, सबसे ज्यादा करंट। तो देयर इज नो करंट, नहीं। देयर इज मैक्सिमम करंट, यस।
शुरू में जो करंट होगा सर्किट में मैक्सिमम करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मिनिमम, यस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मिनिमम, यस, क्योंकि चार्ज कितना है, 0। तो इसका मतलब ये वाले स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बी, सी एंड डी। तो आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो जितने लोगों को याद होगा, करवाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। ये तो जितने बच्चों ने देखा होगा सबने अटेम्प्ट किया होगा। सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, मास एम है, रेडियस आर है। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। रोलिंग कर रहा है, रोलिंग, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस, हम लोग एक फैक्टर लिखते हैं आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई बाय एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर के लिए ये वाला फैक्टर बनता है 2/5। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर 1 + 2/5। तो ये बन जाएगा 7/5, 5 × 2 10, 7/10 mv²। ये है स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन टोटल। अब जब ये पहले केस में इंक्लाइन प्लेन से नीचे आता है, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l है और एंगल है 30 डिग्री, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, ये होगा L sin 30। इतनी हाइट से नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट केस में mgh, h का मतलब L sin 30, इट इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस में आपने क्या करा, लेंथ सेम रखी, लेंथ सेम रखी, एंगल कर दिया 45। इसका मतलब फिर से mgh लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 7/10 mv²। डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा कट जाएगा, mgl पूरा कट जाएगा। sin 30 होता है हाफ, sin 45 होता है 1/√2। तो हाफ डिवाइडेड बाय 1/√2, एक √2 कैंसिल होगा, 1/√2 आंसर आएगा, इक्वल टू 1/√2, ये बच जाएगा इक्वल टू v1² v2², v1² ये बन गया आपका जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रोटेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों का हो भी गया होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत डायोड यूज करा है और क्या नाम से रजिस्टर यूज करे हैं। तो फॉरवर्ड बायस है, सब चीजें फॉरवर्ड बायस हैं, तो इसका मतलब ये वायर की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बिहेव नथिंग, ये डायोड का इसका कोई काम खास है नहीं, इट विल बिहेव लाइक अ वायर, वायर बन गया ये। इसका मतलब जो सर्किट है वो सर्किट बन जाएगी सिंप्लीफाई होकर 6 वोल्ट, इधर लगा है 4 ओम, उसके बाद नीचे में लगा है 4 ओम, साथ में लगा है 4 ओम। तो ये हो गई कंडीशन। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 4 और 4 पैरेलल में है, 2 और 4 टोटल रेजिस्टेंस हो गई 6। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 6, टोटल रेजिस्टेंस इज 8, नो, तो ई गलत हो गया, ए करेक्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस है 6, वोल्टेज है 6, तो करंट होगा 1 एम्पियर, करंट इन द एमीटर इज 1 एम्पियर। ठीक है, एमीटर टोटल करंट मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन ए बी इज 4, नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये बनेगा 4 ओम और ये दोनों मिलके बनेंगे 2 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2। करंट भाग रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 4, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 2। तो ए बी जो है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 2 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 4। तो ए बी में 4 नहीं है, सी डी में 4 है, सी डी में 4 है, यस। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है। ए बी एंड डी आर करेक्ट, तो ए बी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, ए बी डी करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको पूरा नहीं भी जमता है क्वेश्चन, तो भी आप इसको 50% से भी सॉल्व कर सकते हैं। नो वर्क इज डन ऑन द गैस और बाय दी गैस, तो आइसोकोरिक, तो डी का सेकंड। अब देखो डी का सेकंड 2 जगह पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, हीट इज नॉट अब्सॉर्ब्ड नॉर रिलीज, हीट अब्सॉर्ब नहीं हो रही, एडियाबैटिक C1। ठीक है, तो C1, तो ये आंसर मैच हो गया। लो, चारों चेक भी नहीं करने, 2 ही ऑप्शन चेक कर लिए तभी आंसर निकल गया। सी का 1, डी का सेकंड होना ही चाहिए। बाकी भी देख सकते हो, प्रेशर वैरी इनवर्सली विद वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब टेम्परेचर, पीवी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी कांस्टेंट है।
पीवी कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल होगा, तो ए का थर्ड देखो मैच हो रहा है पूरा पूरा। चलिए आगे चलें। अब ये क्वेश्चन जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें वेरिएबल बहुत सारे दिए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ इसमें। देखिए क्या कह रहा है, तो इसके अंदर एक इस तरह की कंडीशन है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक तरफ का रेडियस r1, एक साइड का रेडियस r2, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर का μ1, और एक साइड पे सिल्वरिंग कर दी, एक साइड पे सिल्वरिंग कर दी। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखना है, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखना है जिससे कि ऑब्जेक्ट का इमेज उसके ऊपर ही बने। तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर एक मिरर बनाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाएगा। इसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ आएगी और हम ऑब्जेक्ट इसके फोकस के डबल 2f पे रखेंगे, हम लोग 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि 2f का मतलब इसका सेंटर होता है, मिरर का सेंटर हो गया है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी सेंटर पे बनती है, तो इसका मतलब आंसर बनना चाहिए 2f। पहले f इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर आंसर विल बी 2f। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक लेंस है और एक मिरर बनेगा, तो जब लाइट अंदर एंटर करेगी तो पहले मिलेगा लेंस, फिर मिलेगा मिरर, और फिर से दोबारा बाहर निकलेगी तो फिर से और एक बार मिलेगा लेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ लेंस, फोकल लेंथ मिरर, फोकल लेंथ लेंस। तो टोटल पावर को लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। लेंस का पावर यानी कि 1 बाय फोकल लेंथ, ये बनेगा μ2 बाय μ1 माइनस 1, क्योंकि लेंस मीडियम में रखा है, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय माइनस r2, क्योंकि पहली वाली रेडियस पॉजिटिव, दूसरी वाली रेडियस नेगेटिव। और मिरर का जो रेडियस होगा, मिरर का रेडियस r2 है, अब वो r2 खुद नेगेटिव है, r2 खुद नेगेटिव है, तो उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 बाय r2 यहाँ पे आ जाए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मिरर की पावर होती है -1 बाय f, और f यानी कि फोकल लेंथ इसकी पहले ही नेगेटिव है, क्योंकि r2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास 1 बाय फोकल लेंथ बन गया है, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 प्लस 2 बाय r2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये -1 बाय f आना चाहिए। अब वो ये वाला नेगेटिव उतना परेशान नहीं करेगा क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस को डबल ही करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू है पूरी कैलकुलेट करने वाली, इसी वजह से मैं कह रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब इसको दोबारा से लिखते हैं, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 2 टाइम्स μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, इधर बन रहा है r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 प्लस 2 बाय r2। ये तुम्हारे पास बन रही है फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें से एलसीएम ले लो, इसमें से कॉमन खींच लो, 2 बाय r2 कॉमन खींचो, 2 बाय r2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी r2 आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, नीचे r2 निकल गया, μ1 r1 बच गई, प्लस सॉरी इंटू r1 प्लस r2, ये पूरा पहला टर्म है, प्लस वन ये बच गई। अब आप इसको ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पे 4 टर्म बनेंगे, उसमें से माइनस μ1 r1 और प्लस μ1 r1 वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 बाय r2 होल का μ1 r1 एलसीएम ले लिया, इधर बनेगा μ2 r1 प्लस r2 एज इट इज, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया μ2 को। अब माइनस μ1 r1 माइनस μ1 r2 प्लस μ1 r1। अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, अब आपका आंसर तैयार है। तो दिस इज इक्वल टू -1 बाय f, 2 को नीचे खींच लो तो 1 बाय 2f, 1 बाय 2f मतलब यही बन जाएगा डिस्टेंस, यही बन गया ना डिस्टेंस। मैंने बोला था फोकल लेंथ को डबल करना है तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू μ1 r1 r2 μ1 r1 r2 डिवाइडेड बाय μ2 इंटू r1 प्लस r2 माइनस μ1 r2 μ1 r2
ये आखिरी वाले टर्म का ध्यान दो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की गलती होने के बहुत चांसेस हैं। इट इज अ लेंदी क्वेश्चन और सिली मिस्टेक भी हो सकती है। आप पीछे आके चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके की वैल्यू दिखाई दे रही है। दिस विल कम आउट टू बी, हमारा वाला जो टर्म आया है वो आया था -μ1r2। -μ1r2 को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो, हाँ ये वाला टर्म हमारा बनेगा -μ1r2। सारी की सारी टर्म्स मैच हो रही हैं, μ1r1r2, μ2 × r1 + r2 -μ1r2। चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस वन μ1r1r2 μ2 × r1 + r2 -μ1r2। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लंबा सवाल है, अगर नहीं हो पाया तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है, इट्स ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है अ लाइट हॉलो क्यूब, हल्का सा छोटा सा क्यूब है, उसको पानी में फ्लोट करा रहे हैं, तो फ्लोट कर रहा है, नीचे धक्का दिया तो SHM करता है। अब बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है y पाई, तो बताओ y की वैल्यू कितनी। तो मैं बोल रहा हूं पहले बायएंड फोर्स और ग्रेविटी दोनों बराबर होंगे तो क्यूब फ्लोट हो रहा है। जब मैंने एक्स्ट्रा नीचे धक्का दे दिया x, एक्स्ट्रा धक्का दे दिया x, तो जब ये नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा तो अब ये नीचे आ चुका है x। अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा कितनी फोर्स लगेगी, बायएंड फोर्स बढ़ गई, तो ऊपर को जो वापस जाने की एक्स्ट्रा फोर्स है वो बनेगी वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा कितना डिस्टेंस नीचे आया है x। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होगा a का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो इसका साइड लेंथ मालूम है a, तो सरफेस एरिया विल बी a²। ठीक है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू पानी की डेंसिटी इंटू g, ये हो गई एक्स्ट्रा बायएंड फोर्स। तो बायएंड फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे। दिस फोर्स इज इक्वल टू kx, तो इसका मतलब SHM तो करेगा। अब हम कहते हैं x और x खत्म हो गए और k को मास से डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाती है ω²। तो अब हमारे पास देख सकते हैं आप ω² बन रही है a² ρg डिवाइडेड बाय m। अब हमारे को टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड इज 2π/ω, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 2π√m बाय a² ρg। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने निकाल के डिराइव करके दिखाया है। अब इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम का, वैल्यू डालो 10 ग्राम यानी कि 10⁻⁻² kg, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है a², तो साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर उसका स्क्वायर, तो नीचे में आ गया 10⁻²। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10⁻3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, जी का वैल्यू 10। देख सकते हो ये दोनों खत्म हो गए, 10⁻4 ऊपर जाएगी, स्क्वायर रूट है 2π × 10⁻²। कंपेयर कर दीजिए इस टाइम पीरियड को यहाँ से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि y का वैल्यू आ रहा है 2, ये आपका आंसर बन गया। ठीक, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो सवाल है इन दिस, ये क्वेश्चन जो है अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो इसका मतलब फिर आपका आंसर बन ही जाएगा। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, करने लायक क्वेश्चन है। स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r सेपरेट एयर फ्रॉम ग्लास, तो एक स्पेरिकल सरफेस है, एक साइड में है ग्लास, एक साइड में है एयर, इसका रेडियस है r। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इनसाइड द ग्लास, तो इस तरफ को सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्वियसली, तभी ऐसी शेप बनेगी। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन एयर, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया O ऑन द ऑप्टिक एक्सिस, ये बन गई ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द सरफेस, सो दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट I। तो मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है I। द लाइन OI इंटरसेक्ट द सरफेस एट P, तो P बन गई पोल, तो बेसिकली इसने पोल का नाम रखा है P, और हम भी OI रखते हैं। अब कहता है PO इज इक्वल टू PI, PO इज इक्वल टू PI यानी कि ये वाला x तो ये वाला भी x। अब यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ पे मीट होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे कहता हूँ किसमें लाइट एंट्री मार रही है, 1.5 में एंट्री मार रही है, कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस आगे की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा x, कहाँ से आ रही है, 1 से आ रही है, एयर से आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव -x,
μ2 माइनस μ1 यानी कि 0.5 डिवाइड बाय आर, आर इज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 प्लस 1 2.5 डिवाइडेड बाय एक्स 0.5 बाय आर, कर लो ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, ये कैंसिल 5 गुना है 5 आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5 आर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वाला क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का है। वैसे तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी टेक्निकली सब लोग कह भी रहे थे कि सिलेबस से हट गया है, ठीक है, बट इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन तो ठीक है हम लोग सॉल्व करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की जो इक्वेशन होती है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो कहता है N2 का जो रेडियो एक्टिविटी का डी के कॉन्स्टेंट है वो 3 गुना है N1 के। तो N1 वाले का मैं ले लेता हूँ लैम्डा, तो N2 वाले का हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, शुरू में दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है, तो N0 दोनों के शुरू के स्टार्टिंग न्यूक्लियस सेम है। अब कितने कितने बचेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद करो, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में आपका आता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ N1 विल बी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसी तरह से दूसरे वाले के N2 के कितने न्यूक्लियस बच जाएंगे, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंटू e की पावर माइनस 3 लैम्डा इंटू टी। अब कह रहा है कि रेशियो निकालो N2 अपॉन N1, तो N2 अपॉन N1 करेंगे तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू N0 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस 3 लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये बनेगा e की पावर माइनस 2 लैम्डा इंटू टी। अब कितना समय है, तो कहता है आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ N1, तो N1 की एक हाफ लाइफ हो जाएगी। एक हाफ लाइफ का मतलब टाइम जो लगेगा वो लगेगा log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। एक हाफ लाइफ में log 2 बाय लैम्डा ये होता है हाफ लाइफ का टाइम। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो देख सकते हो लैम्डा डिनोमिनेटर में या लैम्डा न्यूमरेटर में लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी N2 बाय N1 e टू दी पावर माइनस 2, टी की जगह मैंने पुट कर दिया ln2। अब ये जो -2 है इसको 2 की पावर में चढ़ा दो, तो e की पावर ln2 टू दी पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब e और लॉग कैंसिल हो गए तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टू दी पावर -2 यानी कि 1/4। तो यहां से आपके पास बन रहा है N2 बाय N1 इट इज इक्वल टू 1/4। तो दिस विल कम आउट टू बी थर्ड ऑप्शन 1/4। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला तो आई थिंक सबको पता ही होगा, ये तो मेरे डिस्कस कराने की भी जरूरत नहीं है। ये तो फॉर्मूला है लैटरल शिफ्ट का, ठीक है, लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है T इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, T इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ग्राफ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आसान है टेक्निकली, ठीक है। तो कहता है मोशन ऑफ एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब एरिया, एक तरह से एरिया, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा, हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो अब कह रहा है 30.5 सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, ये वैल्यू है 2, तो ये बनेगा 30.5 माइनस 2, तो इसका मतलब ये वाला टाइम बनेगा t और इसकी हाइट है 400। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया आएगा 400 इंटू 30.5 माइनस 2, ये होगा 28.5 इंटू 400, 28.5 इंटू 400। ठीक है, अब दूसरा वाला एरिया होगा ये ट्रेपीजियम का, ये वाला एरिया होगा ट्रेपीजियम का। ठीक है, अब ये वैल्यू बनेगी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है 200 एक है 400, 200 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस है 2, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये वाला आ गया A2 की वैल्यू आ गई 600, सब कुछ मीटर पर सेकंड में है तो ये मीटर में आएगी। ठीक है, 600 मीटर। उसके बाद आप देख लीजिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बिकम 2850 इंटू 4, दिस विल कम आउट टू बी 0, 5 4 22, 8 इंटू 4 32, 4,
3428114000। इसमें 600 ऐड करिएगा, 600 जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12,000 मीटर। 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर आपका आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, इसमें तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। साइन टी का कोई डायमेंशन नहीं होता, कॉस स्क्वायर टी का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ए का डायमेंशन होगा एक्स के बराबर, एक्स मतलब लेंथ। बी का डायमेंशन होगा एक्स के बराबर यानी कि एक्स मतलब लेंथ। सी इंटू टी स्क्वायर है तो सी का डायमेंशन होगा एल टी की पावर -2। और डी और एक्स का दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो डी का डायमेंशन होगा लेंथ। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आई थिंक यू कैन कैलकुलेट। आंसर मेरे ख्याल से बन जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। ए बी सी बाई डी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर बुलेट का टेम्परेचर राइज हमारे को दिया हुआ है। तो बुलेट का टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन आता है, फिर वो मेल्ट होती है। तो कितनी हीट अब्जॉर्व करेगी? हीट अब्जॉर्व करेगी एम एस डेल्टा टी प्लस एम इंटू एल, क्योंकि मेल्ट भी तो हो रही है, लेटेंट हीट भी तो अब्जॉर्व करेगी। दिस विल बिकम एम एस। एस की वैल्यू दे रखी है 125 इंटू डेल्टा टी है 300 प्लस एम इंटू एल। एल की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर 4, 2.5 इंटू 100 इंटू 100। सही है। अब कितनी हीट अब्जॉर्व कर रही है? कितनी हीट अब्जॉर्व कर रही है? 625 जूल का हीट अब्जॉर्व कर रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिलेशन करनी स्टार्ट करता हूँ। तो 625 यहाँ से खत्म हो गया, 25 एक गायब कर दिया, ये बच गया 5। और इसको मैंने 250 बोल दिया तो 250, ये बच गया 10। फिर से 25 गायब करूंगा, फिर से 25 गायब करूंगा, ये बनेगा 12। फिर से 25 गायब करूंगा, ये बनेगा 4। तो यहाँ से अब मेरे पास वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 60 एम प्लस 40 एम, तो यानी कि 100 एम इज इक्वल टू 1। तो एम इज इक्वल टू 1/100 kg, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में लिया तो kg में आंसर आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा बन गया थर्ड ऑप्शन, 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको करने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 57। कई बच्चे गलती कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 57 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर यूनिट वाला नहीं है। तो कॉस थीटा को तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते, अगर आप इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कॉस थीटा के आगे वाला नंबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है इट इज 57 इंटू 5। सही है। इसका मतलब हमारे को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को रिलेशन मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय सी। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू बी सी बेसिकली। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा E बाय सी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब जगह स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन 57 तो लिया है, लेकिन यहाँ पे इन दो ऑप्शंस में 5 लिया हुआ है, 5, तो 5 भी आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 57 को मत समझना कि खाली एम्पलीट्यूड 57 है, नहीं, वो तो सिर्फ आगे लिखा है। अब पीछे वाला वेक्टर भी तो देखो, वो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो एम्पलीट्यूड है 57 इंटू 5। इसका मतलब इन दो ऑप्शन में से बैठना चाहिए, पहली चीज। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में आएगा। उसके बाद अब डायरेक्शन, एक है -k और एक है डायरेक्शन +k। तो अब अगर इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं कहता हूं जो मूवमेंट हो रही है, जो लाइट की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मूवमेंट हो रही है, वो 3x + 4y में हो रही है। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो x भी +3 और y भी +4, तो ये वाली डायरेक्शन वेलोसिटी की हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो 4i - 3j, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन E क्रॉस B होती है, तो वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। तो आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि कौन सी डायरेक्शन में E क्रॉस B, B नीचे को आएगा, E क्रॉस B, B नीचे को आएगा, तभी तो आप वेलोसिटी इधर ले पाओगे। इसका मतलब -k, इसका मतलब -k।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन अगेन डायमेंशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पेपर में कई क्वेश्चन डायमेंशन के थे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू सिग्मा बीटा इंटू लैम्डा। तो अल्फा के डायमेंशन होंगे फ्लक्स वाले डायमेंशन जो भी हैं डिवाइड बाय सिग्मा के डायमेंशन। सिग्मा का डायमेंशन होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया को ऊपर भेज देता हूँ। सिमिलरली अब बीटा को देखो, बीटा के डायमेंशन फ्लक्स के बराबर होंगे, तो बीटा इंटू लैम्डा के, तो बीटा के डायमेंशन होंगे फ्लक्स वाले डिवाइडेड बाय लैम्डा वाले। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको लिखूंगा फ्लक्स वाला डिवाइडेड बाय फ्लक्स डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ऊपर चला जाएगा। अब आपको चाहिए अल्फा बाय बीटा, तो इसको दोनों को डिवाइड कर दो, फ्लक्स फ्लक्स कैंसिल हो गया, चार्ज चार्ज कैंसिल हो गया, एरिया अपॉन लेंथ बनेगी लेंथ, तो डायमेंशन हो गए लेंथ वाले। इसका मतलब वैल्यू बनेगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, डायमेंशंस का, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल। क्लियर, आगे चलो। अब कहता है हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि गर्म पानी की विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठंडा पानी फिर भी गाढ़ा रहता है, जो गर्म पानी होता है वो आसानी से फ्लो करता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। सोप वाटर हैज अ हायर सरफेस टेंशन, नहीं, सोप वाटर की सरफेस टेंशन हाई नहीं होती है, लो होती है। ठीक है, साबुन पानी का सरफेस टेंशन गिरा देता है, कम कर देता है, तो हाई सरफेस टेंशन नहीं होगा, फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, यस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कॉइल का खुद का इंडक्टेंस डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, यस। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन परमेबिलिटी, नो, परमेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तभी तो हम सेल्फ इंडक्टर के अंदर आयरन कोर डालते हैं, जिससे कि उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाए। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन करंट, यस। सेल्फ इंडक्टेंस का पर्पस ही यही होता है कि वो करंट को चेंज नहीं करने देगी, कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगी। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग, इट इज सिमिलर टू मास, यस। तो मास इज अ टाइप ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग न्यूटन लॉ में जो पढ़ते हैं, मास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करने देता मास, ये करंट को चेंज नहीं करने देती, तो इट इज सिमिलर टू मास, ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज सिमिलर टू इनर्शिया। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू एस्टैब्लिश करंट, यस। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ए सी डी ई, ए सी डी ई, बी गलत है। ठीक है, बी गलत है, ए सी डी एंड ई आर करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, इसका वर्क डन निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है। तो इसके अंदर कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, वर्क डन इज इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट को लिख लेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, करेक्ट है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डॉट आई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। इसको यहीं पे कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। वाई के लिमिट लग रहे हैं 0 से 2। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इसमें वाई की वैल्यू नहीं पता है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू बन जाएगी, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स के लिमिट लगेंगे, अभी प्योर एक्स में आ चुका है, एक्स के लिमिट लगेंगे 0 से 4, 0 से 4, ठीक है, प्लस वाई के लिमिट लगेंगे 0 से 2 और ये वाई स्क्वायर डी वाई। आई थिंक अब तो आप इंटीग्रेट कर भी सकते हो। तो अब मैं इसको दूसरे शीट पे लेके चलता हूँ। तो हमारे पास जो कंडीशन कुछ बन रही थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी, इंटीग्रेशन 10 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, वाई के लिमिट 0 से 2, इसके लिमिट 0 से 4, ये बन जाएगा 10 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4, लिमिट से 0 से 4, ये बन जाएगा वाई क्यूब बाय 3, लिमिट से 0 से 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बिकम 4 का क्यूब यानी कि 640 बाय 3।
ठीक है, माइनस दिस विल बिकम एक 4 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस प्लस यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब यानी कि 8/3 तो इसको ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम 648/3 माइनस 64, ये कैंसिल हो जाएगा, 216 माइनस 64, दिस विल बिकम 152। ठीक, इस तरह का हमारा आंसर बनता है। आगे चलते हैं अगले वाले पे। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बोनस क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दिक्कत दिखाई दे रही है। जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है उस हिसाब से कैंसिल नहीं होता है, उस हिसाब से कैंसिल नहीं होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो दोनों का चार्ज दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻19, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल होगी G M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल, ऊपर में बनेगा 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया के Q1 पहला चार्ज, Q2 9.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय G M1 M2, जी की वैल्यू दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 M2, मास भी दिए हुए हैं। ठीक है, 119.2 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको जब कैंसिल वगैरह कर लेते हैं तो अब देख लीजिएगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये वाला 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9.6 और ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू बनती है 1/2 इंटू 10⁻45, इसके आसपास बनती है, समथिंग लाइक दिस। अब इन्होंने बोला है कि इसको p इंटू 10⁻⁻13 रखना है, तो उस केस में तो p बन ही नहीं सकता ना, तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन की वैल्यू जो है, p की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। हमको मालूम है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, तो T1V1 इज इक्वल टू T2V2 की पावर गामा -1। गामा की वैल्यू दे रखी है 3/2। ठीक है, पहला टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि केल्विन में करना है तो 273 केल्विन। ओरिजिनल वॉल्यूम V की पावर हाफ, क्योंकि गामा -1 मतलब 3/2 -1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम, फाइनल वॉल्यूम हो गया 1/4 हो गया, तो यानी कि V/4 की पावर हाफ। अब यहाँ से देखो V और V कट गए। ठीक है, 1/4 का हाफ हो जाएगा यानी कि 2, यानी कि 273 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल टेम्परेचर बनेगा 273 का डबल, 273 का डबल, दिस विल बिकम 546, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। तो आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 546 माइनस 273 केल्विन, दिस विल कम आउट टू बी 273 केल्विन, तो आंसर बनेगा 273। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है ये LR सर्किट का क्वेश्चन है, LR सर्किट्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम कहते हैं 12 वोल्ट 12 माइनस, यहाँ पे इंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो L/dt, L/dt का मतलब 3, di/dt करंट कम हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम हो रहा है, तो di/dt विल बी -8। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है L/dt, L/dt माइनस L/dt। ठीक है, तो माइनस पहले से लगा दिया और करंट खुद कम हो रहा है तो -8 लिख लिया। -IR, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलते चलते KVL लगा रहा हूँ मैं पूरे लूप में, -IR टोटल इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 बनेगा, 24 प्लस 12 36 इज इक्वल टू I इंटू आर, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 ओम, तो 36 इज इक्वल टू I इंटू 12, दिस मीन्स करंट इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। ये आपका आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन आपका 22 तारीख के पेपर में भी आया हुआ है, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में, और वैल्यूज भी यही वाली थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कहता है दो वेक्टर हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस में यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो इसका मैग्नीट्यूड x² + y² + z², तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 9n² प्लस फिर से 4 इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 2 + 2 यानी कि 4 + 4 x² + y² + z² प्लस 4p² यानी कि 16p²।
अब यहाँ से आप देख सकते हो दोनों 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p। तो 3n और 4p में रिलेशन प्लस माइनस का होना चाहिए। उसके बाद कहता है बोथ वेक्टर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो a डॉट बी जीरो, a डॉट बी जीरो। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो करो तो 2 इंटू 2 4, ठीक है, -2 -6n और 4p और 2 प्लस 8p टोटल इक्वल टू जीरो। अब ये जो प्लस माइनस है इसमें आपको माइनस सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्लस सिलेक्ट कर लिया तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी 4 इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको लास्ट 22 तारीख के पेपर में मिलेगा। 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ उसने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, बाकी कोई चेंज नहीं है, वैल्यू भी सेम आ रही थी। अब तो हम 3n को सिलेक्ट करेंगे, 3n इज इक्वल टू -4p, 3n इज इक्वल टू -4p। तो इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 4 - 6n, ये भी बन जाएगा -6n टोटल इक्वल टू 0। 12n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1/3। आपको चाहिए n का इनवर्स, तो वैल्यू बनेगी 3। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव डिस्कस द एंटायर पेपर। इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे थे जिसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उम्मीद करी जा रही है कि वो जो है एज बोनस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इस सीरीज़ के अंदर लगातार 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के सारे पेपर डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।